हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं, अच्छे से रहें। ऑलराइट, तो ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास, ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास हमने लास्ट 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। एक पॉइंट दोनों ही वीडियो में रह गया है क्योंकि वीडियो लेंथ बढ़ रही थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। पॉइंट था बच्चों करंट गेन, धारा लाभ या फिर धारा प्रवर्धन गुणांक। ठीक है, दोनों ही केस के अंदर हम धारा प्रवर्धन को पढ़ते हैं। हालांकि हालांकि एक में धारा प्रवर्धन आपको देखने को मिलता नहीं है, लेकिन धारा प्रवर्धन गुणांक आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, मैं दोनों केस के बारे में बात कर रहा हूँ आज। वीडियो चालू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते चलो। देखते हैं तो है क्या चीज। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बच्चों, धारा लाभ की बात कर रहे हैं ना। या फिर धारा प्रवर्धन गुणांक। करंट गेन इसे हम लिख सकते हैं। देखिए, और ये धारा प्रवर्धन गुणांक किसके लिए? तो सबसे पहला जो सर्किट है हमारे पास में वो है उभयनिष्ठ आधार विन्यास। अब मैं वो पूरा सर्किट नहीं बनाने वाला हूं जो लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है। हम वैसे भी सर्किट बनाने की आवश्यकता है नहीं अगर हमें पता है कि धाराएं कौन सी हैं। देखिए, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में एनपीएन लो या पीएनपी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये उभयनिष्ठ आधार का मैं डायग्राम बना रहा हूं जल्दी से, और पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूंगा। ये बेस है, ये इमीटर और ये कलेक्टर, ठीक है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर मान लिया हमने। तो धारा इमीटर और बेस के बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरफ वाला आग्रवनित तो होना चाहिए, तो हमने बोला है कि ये वाला आग्रवनित, तो पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक। और इस तरफ वाला पश्च अभिनित तो होना चाहिए, तो पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। हो गया कनेक्शन बैटरी का। इस वाली बैटरी को वीबीबी, इस वाली बैटरी को वीसीसी, ये माइनस ये प्लस। धारा ऐसे आ रही है। ये कौन सी धारा? इमीटर में आने वाली धारा आई, उत्सर्जक धारा। और ये वाली देखो, अगर इमीटर वाली धारा प्रवेश कर रही है तो फिर बेस से बाहर निकलनी चाहिए, कलेक्टर से बाहर निकलनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो ये वाली जो संग्राहक धारा है इसे प्रदर्शित करेंगे आईसी से, इमीटर वाली आई, ठीक। तो निर्गत धारा कौन सी है? ये आईसी, ये निर्गत धारा है। निवेशी धारा कौन सी है? ये पता चल गया? क्लियर हो गया इतना? ये आपको सर्किट में पता चल जाएगा जब आपने उभयनिष्ठ आधार विन्यास बनाया होगा, ठीक है। तो ये दोनों धाराएं हैं, और इन दोनों धाराओं का अनुपात ही क्या कहलाता है? आंसर है धारा लाभ या फिर धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है, ठीक है। कब कंडीशन अप्लाइड, कब हम ये काम करेंगे? तो हम बोलते हैं कि जब निर्गत वोल्टता, यहां पर निर्गत वोल्टता कौन सी है? ये किसके बीच में है? तो हमने बोला बी और सी के बीच में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? आंसर है वीसीबी। वीसीबी को नियत रखते हुए या निर्गत वोल्टता को नियत रखते हुए निर्गत धारा एवं निवेशी धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है? धारा लाभ या फिर धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक स्थैतिक और एक गतिक। स्थैतिक में क्या? एक निश्चित बिंदु पर आपको धारा का अनुपात देखना होगा, जबकि गतिक में क्या होगा? आपको धारा के परिवर्तनों का अनुपात देखना होगा, है ना। एक निश्चित निर्गत वोल्टता पर निर्गत धारा में परिवर्तन एवं निवेशी धारा, उसी के संगत निवेशी धारा में परिवर्तन का अनुपात ही क्या कहलाता है? गतिक धारा लाभ कहलाता है, ठीक है। तो गतिक में हम परिवर्तन की बात करते हैं, स्थैतिक में हम नियत बिंदु की बात करते हैं, इतना सा अंतर है, ठीक है। यहां पर ये बात ध्यान में रखिएगा, जब हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास को पढ़ेंगे तो धारा लाभ को प्रदर्शित करने का तरीका होता है अल्फा। किससे प्रदर्शित किया जाता है? अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है।
तो मैं लिख देता हूं बच्चों, समझिए क्या लिखना है, नियत निर्गत वोल्टता, और वो कौन सी वोल्टता है बच्चों, वीसीबी पर निर्गत धारा आईसी में परिवर्तन तथा इसके संगत निवेशी धारा, और वो कौन सी धारा थी, आईई में परिवर्तन का अनुपात ही उभयनिष्ठ आधार विन्यास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हेतु धारा लाभ कहलाता है। धारा लाभ कहलाता है, ठीक है। और इस धारा लाभ को किससे प्रदर्शित किया गया, आंसर है अल्फा से, ठीक। और ये कौन सा धारा लाभ है, गतिक धारा लाभ, यहाँ पे गतिक लिख दीजिएगा, परिवर्तन की बात करें ना तो गतिक धारा लाभ कहलाता है। अल्फा बराबर निर्गत धारा में परिवर्तन मतलब डेल आई सी, और निवेशी धारा में परिवर्तन मतलब डेल आई ई। और ये कब, जब आप VCE को क्या कर रहे हो, नियत रख रहे हो, ऐसा। अब आगे जाकर के पढ़ोगे तो डेल आई सी अपॉन डेल आई ई अल्फा होता है, ये VC नियत लिखना जरूरी नहीं रहेगा, सॉरी VCB, सॉरी, ठीक है, VCB बराबर नियत, डन हुआ ये। चलिए अब जब हम इसको गौर करते हैं बच्चों, अल्फा को जब हमने गौर किया तो हमने बोला आईसी किस में बह रही है, मिली एम्पियर में, आईई किस में बह रही है, मिली एम्पियर में। चलो ये काम भी ठीक हुआ। फिर इसके बाद में देखना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो आप सभी को पता है बच्चों, आईई धारा मूल धारा है जिसके कारण ये दोनों धाराएं बहती हैं, ठीक। तो हमने बोला आईई सबसे ज्यादा होती है, उससे थोड़ी सी ही कम क्या होती है, आईसी, और बहुत ज्यादा कम कौन सी होती है, आईबी, ठीक है। आईबी बहुत कम होती है, आईसी आईबी से बहुत ज्यादा होती है, और आईसी से थोड़ी सी ही ज्यादा कौन होती है, आईई, मतलब सबसे ज्यादा आईई होती है और सबसे ज्यादा सर्वाधिक होती है। तो ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब अल्फा का मान क्या होगा, 1 से कम आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अल्फा का मान जो होता है वह क्या होता है, लेस देन 1 होता है। सामान्यतः अल्फा का मान 0.9 से 0.99 के मध्य होता है, ठीक है बच्चों। ये ध्यान में रखिएगा कि अल्फा का मान 1 से कम होता है, ये ध्यान में रखने लायक बात है कि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही 1 के बराबर होता है, ठीक। अब ये थोड़ा और समझते हैं बच्चों। अगर हमें यहाँ पर स्थैतिक धारा लाभ की बात करनी होती, उभयनिष्ठ आधार विन्यास है तो स्थैतिक धारा लाभ की बात करनी होती, तो हम क्या बोलते, परिभाषा आप लिखेंगे क्या भाई, नियत निर्गत वोल्टा VCB पर निर्गत धारा IC ये हटा दो, तथा इसके संगत निवेशी धारा IE ये हटा दो, परिवर्तन हटा दो, का अनुपात ही क्या कहलाता है, CB कॉन्फ़िगरेशन हेतु स्थैतिक धारा लाभ कहलाता है, ठीक है। इतना ही आपको करना है बच्चों और आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज थी बच्चों, समझ में आनी ही आनी है। कुल मिलाकर के ये फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा कि अल्फा वास्तविकता में क्या होता है, IC डिवाइडेड बाय IE होता है ना। इससे हमें पता चलेगा कि ये अल्फा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों, जो है वापस से धारा लाभ, लेकिन किसके लिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास हेतु, ठीक है। तो ये हटाता हूं मैं, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है कि निर्गत धारा कौन सी है, निवेशी धारा कौन सी है। एग्जाम में बना करके आना जरूरी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ आपको पता चल सके कि उस कॉन्फ़िगरेशन में धारा कौन सी थी, है ना,
उसके लिए हमने बनाया है। हाँ भाई, अब विन्यास कौन सा? आंसर है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। इसमें जो धारा लाभ प्रदर्शित किया जाता है वो है बच्चों बीटा। बीटा से हम उसे प्रदर्शित करेंगे। उत्सर्जक विन्यास कैसे बनेगा? तो देखो, ट्रांजिस्टर बनाओ सबसे पहले, तो एनपीएन बनाओ चाहे पीएनपी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये उत्सर्जक है, इमीटर, बेस, कलेक्टर। मैं पीएनपी बना रहा हूं एक बार के लिए, क्योंकि मैंने आपको पीएनपी से बता रखा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव धारा अंदर की ओर। ठीक, इस तरफ वाला अगर अभिनत करो तो एन टाइप को बैटरी का क्या दो? पॉजिटिव दे दो, सॉरी नेगेटिव दो, ये ऐसा, ये वीवीवी बैटरी। ठीक है, इमीटर क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। यहां पर देखो, ये पश्चाभिनित होना चाहिए, तो पी टाइप को बैटरी का क्या होना चाहिए? नेगेटिव मिलना चाहिए पश्चाभिनित में, ऐसा हो गया काम। ये बैटरी कौन सी? वीसीसी। ठीक, अब यहाँ पे धारा देखते हैं। तो आई धारा यहाँ प्रवेश कर रही है, यू, तो फिर आई भी ऐसा बाहर की ओर निकली और आई सी ऐसा। ठीक है, ये ध्यान में रखें। अब क्या हो रहा है वो समझते हैं। अब हमें ये देखना है कि निर्गत और निवेशी धारा कौन सी है। आप सभी को पता चली गया होगा, यहां पर निर्गत धारा ये है और ये निवेशी धारा है। ठीक है, और अगर निर्गत वोल्टता की बात करी जाए तो ये है निर्गत वोल्टता, किसके बीच में? सी और ई के बीच में, VCE। ठीक है, VCE निर्गत वोल्टता है। तो वापस से निर्गत धारा कौन सी? IC, और निवेशी धारा कौन सी? IB। इनका अनुपात ही क्या कहलाएगा? धारा लाभ। किसके लिए? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए। कब? जब निर्गत वोल्टता VCE को क्या रखा जाए? नियत रखा जाए। ठीक है ये बात। तो चलिए, तो हम इसके लिए भी परिभाषा लिख देते हैं। क्या बच्चों? ये निर्गत वोल्टता VCE, एक मिनट के नियतमान हेतु निर्गत धारा IC में परिवर्तन तथा इसके संगत निवेशी धारा IB में परिवर्तन का अनुपात ही कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये कौन सा विन्यास है? कॉमन इमीटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास हेतु धारा लाभ कहलाता है। हेतु गतिक धारा लाभ कहलाता है ना? गतिक धारा लाभ कहलाता है। हो गया परिभाषा? चलिए, फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? बीटा से लिखेंगे इस बार। बीटा इज इक्वल्स टू, देखिए, निर्गत धारा में परिवर्तन जो कि डेल IC है, और निवेशी धारा कौन सी है? IB, तो ये हो जाएगा डेल IB। कब? जब निर्गत वोल्टता VCE को क्या रखा गया? नियत रखा गया। इस बार डेल IC डिवाइडेड बाय डेल IB। अब गौर करते हैं कि मान 1 से ज्यादा है या कम है। तो हमने बोला IC मिली एम्पियर में,
IB माइक्रो एम्पियर में, मतलब ऊपर घात 10 की घात -3 है, नीचे 10 की घात -6 है। सॉल्व करोगे तो आएगा 1000, ऊपर आएगा ना 10 की घात प्लस का 3 हो जाएगा तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बीटा का मान जो है वो 1 से क्या है बच्चों, ज्यादा है। अरे ये 1000 से समझाने के लिए बताया है, 1000 आएगा ये जरूरी नहीं है बच्चों। सामान्यतः इसका मान किताबों में हर जगह अलग लिखा हुआ है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है 40 से 400 के मध्य, कुछ किताबों में लिखा हुआ है 20 से 400 के मध्य, कुछ किताबों में 20 से 200 के मध्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1 से ज्यादा है, हमें इतना पता है। ठीक है, तो 1 से ज्यादा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि बीटा का मान वास्तविकता में 1 से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अगर ये बीटा का मान 1 से ज्यादा है तो अगर मेरे को ये भी लिखना पड़े, अब ये थोड़ा ये और समझो कि अगर मेरे को कोई ट्रांजिस्टर बनाना हो प्रवर्धक के रूप में, किसके रूप में, प्रवर्धक के रूप में बनाना होता, तो मैं यहाँ पर ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास यूज कर सकता हूँ क्या? धारा प्रवर्धन हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? निवेशी धारा माइक्रो एम्पियर में, निर्गत धारा मिली एम्पियर में, ऑटोमेटिकली धारा जो है वो लगभग 1000 गुना बढ़ रही है। 1000 से कम मान लीजिए, लेट्स सपोज करो 100 गुना बढ़ रही है, लेकिन धारा बढ़ी तो सही, प्रवर्धन तो हो ही रहा है। ठीक, तो अगर किसी सिग्नल का प्रवर्धन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर सर्किट जो है वो प्रवर्धक की भांति कार्य करेगा। तो आप देखेंगे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को सामान्यतः प्रवर्धक के रूप में यूज किया जाता है। पावर एम्पलीफायर तो नॉर्मली कॉमन एमिटर सर्किट का ही बनाया जाता है, मतलब शक्ति प्रवर्धन जो प्रवर्धक होता है ना, शक्ति प्रवर्धक, वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से ही बनाया जाएगा। ठीक है, वो देखेंगे, आप डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट वही है। हाँ, ये लिख लीजिएगा क्या भाई, आपको स्थैतिक धारा लाभ लिखना है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो क्या लिखोगे, निर्गत वोल्टेज Vc के नियत मान पर निर्गत धारा Ic तथा इसके संगत निवेशी धारा Ib का अनुपात ही CE कॉन्फ़िगरेशन हेतु स्थैतिक धारा लाभ कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर बीटा का मान 1 से ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान में रखें। फिर आप इतना लिख लो, 20 से 200 लिख लो, 20 से 400 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मान 20 से ज्यादा होता है, ऐसा लिख लो। ठीक है, सामान्यतः इसका मान 20 से ज्यादा होता है, इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पता चला आपको बीटा क्या है। चलिए, अब यहाँ पर जो नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, देखो ये वाले जो सवाल है ना धारा लाभ वाले, ये तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आ जाएगा। एक सवाल जो 2 नंबर का पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, वो ये है कि अल्फा और बीटा के मध्य संबंध बताएं। ठीक है, अल्फा और बीटा के मध्य संबंध बताएं। अब ये सवाल कैसे लिखा हुआ आता है वो और समझ लीजिए। आज का वीडियो बहुत छोटा बनेगा बच्चों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तो आप न्यूमेरिकल भी कर पाओगे और नेक्स्ट वाला वीडियो समझ भी पाओगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट वाला वीडियो नहीं समझ में आएगा भैया। अगर कोई आपको धारा लाभ और ऐसी कोई चीज पूछे ना, दक्षता उक्षता, इन सभी में एक ही कॉन्सेप्ट है, निर्गत बटा निवेश। निर्गत बटा निवेश हमेशा ध्यान में रखो, चाहे दक्षता हो चाहे लाभ हो, इन सभी में निर्गत में क्या दे रहे हो उसमें भाग लगा दो, निवेश में क्या दे रहे हो उसका भाग लगाओ, हमेशा आपको वो चीज मिलेगी। चलिए, टॉपिक तो है अल्फा व बीटा में संबंध। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम के अंदर वो समझिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास तथा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। स्थापित कीजिए। ठीक है, ये हमें संबंध स्थापित करना है बच्चों। चलिए संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। क्या है, तो हमने पहले फॉर्मूला लिख लेना है। क्या भाई, जब हम अल्फा की बात कर रहे थे तो हम पढ़ रहे थे ये था डेल आई सी डिवाइडेड बाय डेल आई ई, यही था।
और जब हम ये सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे लिखोगे ये अल्फा किसके लिए है, आप लिखोगे कॉमा लगा करके उभयनिष्ठ आधार विन्यास हेतु। ठीक है, अगले को पता चलना चाहिए। और फिर बीटा बराबर क्या होता है, डेल आई सी डिवाइडेड बाय डेल आई बी। ठीक, और ये क्या है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हेतु, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास हेतु। ठीक है, ये हो गया काम। अब देखो आगे हम देख रहे हैं अल्फा और बीटा में संबंध। तो हमने बोला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो उत्सर्जक धारा है आई वो होती है IC प्लस IB, यही होती है, इन दोनों का योग होती है। अतः इनमें परिवर्तन भी ऐसा ही देखा जाएगा, मतलब डेल IE बराबर क्या होगा, डेल IC प्लस डेल IB, परिवर्तन भी ऐसा ही देखा जाएगा। ठीक, अब आप क्या करो, दोनों तरफ भाग लगाओ डेल IC का, क्यों, क्योंकि दोनों अल्फा और बीटा में एक चीज कॉमन है, डेल IC। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डेल IC का भाग लगाने पर क्या होगा, तो यहां पर देखो ये लिखा जाएगा डेल IE बटा डेल IC, इसमें भाग बराबर डेल IC, और इस डेल IC में वापस से डेल IC का भाग प्लस क्या था आगे, डेल IB था, और इसमें भी डेल IC का भाग। ठीक, ये तो कट गया, किसका खत्म, एक आ जाएगा, जीरो मत लिख देना। ठीक है, ये देखो ये क्या चीज, ये थोड़ा गौर करने लायक बात है, IE और IC, यहां पर है IC और IE। ठीक, तो अगर मैं इसका उल्टा करूं, एक बटा अल्फा करूं बच्चों, तो एक बटा अल्फा करूं तो क्या लिखा जाएगा, IE तो ऊपर चला जाएगा, IE तो ऊपर चला जाएगा और IC नीचे चला जाएगा, यही तो होगा एक बटा अल्फा, इसका उल्टा। और देखो यही चीज यहां पर है, यही चीज यहां पर है, उल्टा, किसका, अल्फा का उल्टा है ये, तो हमने लिखा 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल होकर के 1 आया, प्लस IB अपॉन IC का पार्ट देखो, IB अपॉन IC, ये IB है IC, लेकिन इसका उल्टा है, क्यों, जब आप बीटा पढ़ते हो तो ये तो ऐसा आ गया, लेकिन अगर एक बटा बीटा करो तो इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, डेल IB बटा डेल IC, उल्टा होगा नहीं होगा, होगा ना बच्चों। तो इस चीज को समझिए, तो ये जो डेल IB अपॉन IC है ना, ये क्या हो गया, 1 अपॉन बीटा हो गया, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये यहाँ पर बस बच्चों को दिक्कत हो सकती है सिर्फ इसी चीज को, कि ये दोनों मान जो हमें प्राप्त हुए भाग लगाने पर वो अल्फा और बीटा के व्युत्क्रम है, ये अल्फा का व्युत्क्रम है और ये बीटा का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रम। ठीक, संबंध आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा बच्चों, लघुत्तम ले लो बीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, या 1 प्लस बीटा, नॉर्मली इसे ऐसा लिखा जाता है, इसे कैसा लिखा जाता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। इससे हमें ये भी प्रदर्शित होता है कि अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होता है, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर जो भी है उसमें नीचे जो भाग लग रहा है वो ज्यादा है ना, ऊपर तो बीटा ही है, नीचे 1 प्लस बीटा है, तो मतलब हर ज्यादा है और अंश कम है, तो अल्फा का मान 1 से कम ही होगा। संबंध आ गया, यहाँ पर भी आप खत्म कर सकते थे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने बोला इसे समीकरण नंबर 1 बना दो, ये तो हो गया आपके पास में। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 से पुनः वापस देखो, समीकरण 1 से पुनः एक बार अल्फा का फॉर्मूला निकाल लिया, अब बीटा का फॉर्मूला निकाल लेंगे, कैसे, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक, तो इसको उठाकर किस तरफ पटको, एक को,
तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना। लघुत्तम लो इस तरफ बच्चों, लघुत्तम लेने पर क्या आएगा? अल्फा आएगा क्या? चलिए 1 माइनस अल्फा हो जाएगा क्या? इज इक्वल टू क्या? बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? उल्टा कर दो इसका, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। हुआ नहीं हुआ? ये बीटा का फॉर्मूला, ये अल्फा का फॉर्मूला। अगर एक दिया हुआ है तो दूसरा निकाला जा सकता है। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि बीटा का मान सदैव 1 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर अंश देखो, नीचे हर देखो, हर गम है, अंश जाता है 1 माइनस अल्फा है। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज करो अल्फा का मान, अगर समझना, अगर अल्फा का मान मैं 0.9 लूं तो ये क्या हो जाएगा? 0.9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9। ठीक है, फिर ये मान कितना? 0.9 में 0.1 का भाग लगा क्या? 1 से घटाने पर कितना आया? 9 आया। 1 से ज्यादा ही आया। अगर मैं इसके 0.99 लूं ऐसा, तो यहाँ पर भी ऐसा लिखूं। अब देखो मान कितना चेंज हो गया। अब मान देखो खतरनाक तरीके से चेंज होगा। ये हो जाएगा 99, 0.99, और इसमें भाग लगाओगे तो ये आएगा 0.01। सॉरी घटाओगे तो, है ना, 1 में से 0.99 घटाओगे तो ये आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आया? 99। बीटा का मान बहुत ज्यादा है नहीं? ठीक, तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि वास्तविकता में बीटा का मान हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा का मान 1 से कम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिए हैं। संबंध आप यहां पर भी कंप्लीट कर सकते थे, संबंध यहां पर भी कंप्लीट कर सकते हो, संबंध यहां पर भी कंप्लीट कर सकते हो। जितना चाहे आप कर लीजिए, क्योंकि संबंध तो आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड का सवाल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अच्छे से इस चीज को तैयार कीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। लास्ट वीडियो आपका आ जाएगा, उसी के साथ में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बहुत बार बच्चों ने पूछ लिया, मैं इस सवाल को देख देख करके तंग आ गया हूँ, सर इस चैप्टर में कितने वीडियो हैं, सर ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा? हो गया कंप्लीट, लो कर लो तुम कंप्लीट इसको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।